हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट रिवीजन सीरीज़। और अब तक अगर आप देखें तो लगभग जो है पॉलिटी फिनिश हो चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो चुका है। और अगर आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री की भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और अब जो है इन्वायरमेंट चलेगा और कुछ रिमेनिंग पार्ट हैं ज्योग्राफी के, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करना है। कुछ ऑलरेडी कंप्लीट है और कुछ पार्ट को और भी अपडेट करना है। तो देन आई थिंक 10 डेज़ में और मे बी लेस, ठीक है, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि जल्दी से हो जाए और एटलीस्ट 15-16 डेज़ या उससे भी ज़्यादा 20 डेज़ आपके पास रहे। ओके, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। सो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्स के बारे में, ठीक है। सो लेक्स क्या है? एज पर रामसार कन्वेंशन अगर देखें तो इसको डिफाइन किया जाता है एज ए बॉडी ऑफ वाटर होली और पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। तो जब हम कहते हैं लेक्स तो इसका मतलब ये बॉडी ऑफ वाटर है, या तो होली या तो पार्टली ये लैंड से सराउंडेड है। और इसमें क्या है, परमानेंट और टेम्परेरी वाटर इसमें होता है, ठीक है, या तो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो। और यूजुअली देखें तो ये लार्जर देन पॉन्ड्स, कि पॉन्ड्स से बड़ा होगा। और इसमें क्या है, स्टैंडिंग वाटर भी हो सकता है और मे हैव इनफ्लोज और आउटफ्लोज, ठीक है, इनफ्लोज भी हो सकता है, आउटफ्लोज भी हो सकता है, जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। लेक्स अगर हम कह रहे हैं तो ये क्या है, बॉडी ऑफ वाटर है, ये होली या पार्टली सराउंड होगा लैंड से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। देन अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स। तो टेम्परेरी लेक्स और परमानेंट लेक्स। जब टेम्परेरी लेक्स हम कह रहे हैं तो ये कब बनता है, जैसे कि अगर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ हैवी रेनफॉल के बाद, ठीक है, इन अनड्यूलेटिंग टेरेन में ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे वाटर फिर एवोपरेट हो जाएगा क्विकली। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो टेम्परेरी लेक हमें थार डेजर्ट में पोस्ट मानसून के बाद देखने के लिए मिलता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हो गया और ये क्या बन गया, लेक बन गया। देन परमानेंट लेक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे कंसिस्टेंट वाटर लेवल से क्या है, वाटर लेवल यहाँ पे कंसिस्टेंट है। और कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा एवोपोरेशन से, ठीक है। तो परमानेंट लेक में हम क्या देख पाते हैं कि यहाँ कंसिस्टेंट वाटर लेवल होगा और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है एवापोरेशन से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखें तो वुलार लेक, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। देन चिलिका लेक उड़ीसा में है, ठीक है। तो परमानेंट लेक में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंसिस्टेंट वाटर लेवल है, प्रेसिपिटेशन जो है ज़्यादा है। मतलब क्या है, जितना भाप बन के उड़ेगा, एवापोरेशन होगा, उससे ज़्यादा तो बारिश हो रही है ना, रेनफॉल हो रहा है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, इसलिए परमानेंट लेक है। जैसे कि हमने देख लिया उलार लेक और चिलिका लेक। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेक्स। तो फ्रेश वाटर लेक्स और सेलाइन वाटर लेक्स, ठीक है, सेलाइन लेक्स। तो फ्रेश वाटर लेक्स जब हम कह रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेश वाटर है, ठीक है। यूजुअली इसको फीड किया जाता है किसके द्वारा, फेड बाय रिवर्स विथ आउट फ्लोइंग स्ट्रीम। तो इसमें क्या है, आउट फ्लोइंग स्ट्रीम है, इसको रिवर के द्वारा फेड किया जा रहा है। जैसे कि डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, नैनीताल लेक उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये सब फ्रेश वाटर लेक है कि कहीं ना कहीं से तो फ्रेश वाटर आ ही रहा है ना, चाहे रिवर से हो, कहीं से भी हो, लेकिन यहाँ फ्रेश वाटर आ रहा है। देन जब हम कहते हैं सेलाइन लेक तो यहाँ हाई सॉल्ट कंटेंट है, ठीक है, ड्यू टू रैपिड एवापोरेशन। तो रैपिड एवापोरेशन की वजह से यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एवापोरेशन है कि सॉल्ट रह जाता है और वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है। और कोई आउटलेट भी नहीं है, लैक ऑफ आउटलेट है। जैसे अगर हम देखें तो ग्रेट सॉल्ट लेक इसका एग्जाम्पल है यूएसए में, और सांभर सॉल्ट लेक एग्जाम्पल है राजस्थान में। सांभर लेक क्या है, सॉल्ट लेक है, ठीक है। अब देखते हैं नेचुरल लेक। अब ये कैसे बनता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से, लैंडस्लाइड से और लगून फॉर्मेशन से नेचुरल लेक बनता है। एग्जाम्पल देखें तो वेम्बनाड लेक जो कि केरला में है, पोंगोंग लेक कहाँ है, लद्दाख में है। तो ये सब क्या है, नेचुरल लेक। ये बनता कैसे है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, लैंडस्लाइड्स या लगून की वजह से फॉर्म हो सकता है, ठीक है। देन देखते हैं आर्टिफिशियल लेक। तो ये मैन मेड है, ठीक है। मैन मेड लेक बनाया जाता है क्यों, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। एग्जाम्पल देखें तो दीवार लेक कहाँ है, राजस्थान में, या गोविंद सागर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसा लेक क्या होता है, आर्टिफिशियल, कि जिसको जो है मैन मेड लेक है, इसको बनाया गया है किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे इरिगेशन हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, इन सारी चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो अब देखते हैं कि कितने तरीके के जो है लेक हो सकते हैं। लेक टाइप्स बाई न्यूट्रिएंट लेवल, न्यूट्रिएंट के बेसिस पे हम
हम समझते हैं कि कितने तरीके का लेक है, तो एक हो सकता है ऑलिगोट्रॉफिक, एक हो सकता है यूट्रोफिक। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर देखें तो ऑलिगो मतलब क्या है कि फ्यू न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे है और यहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कम होगा, और यूट्रोफिक मतलब न्यूट्रिएंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ हाई होगा। देन वाटर का पैरामीटर अगर हम देखें ऑलिगोट्रॉफिक में तो लो टर्बिडिटी, ठीक है, मतलब साफ पानी होगा, हाई ऑक्सीजनेशन होगा, डेप्थ में क्लियर होगा, और यूट्रोफिक मतलब यहाँ पे हाई टर्बिडिटी होगा, पानी इतना साफ नहीं होगा, लो ऑक्सीजनेशन होगा, ग्रीन ब्राउन टिंट भी देखने के लिए मिलेगा। देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अगर हम देखें तो ऑलिगोट्रॉफिक में कम रहेंगे, लो कंसंट्रेशन, और यूट्रोफिक में बहुत ज़्यादा रहेंगे, हाई कंसंट्रेशन। देन अगर हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेट देखें तो यहाँ प्रोडक्टिविटी रेट कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है, यहाँ प्रोडक्टिविटी रेट ज़्यादा होगा, तो कितना होगा ये हम देख पा रहे हैं 100 mg, ठीक है, कितना है 100 mg ऑफ कार्बन पर स्क्वायर मीटर पर डे यहाँ पे, और यहाँ पे 100 mg से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देन कंज्यूमर्स अगर देखें तो यहाँ पे जो है डीप लेवल पे मैनी फिशेस हो सकते हैं और यहाँ पे फ्यू फिशेस होंगे डीप लेवल पे, ठीक है, इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो है लो ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, हाई टर्बिडिटी है, इसके वजह से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे डीप लेवल पे, और यहाँ पे डीप लेवल पे बहुत देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन माइक्रोब अगर देखें तो ऑलिगोट्रॉफिक के केस में यहाँ पे माइक्रोबियल बायोमास कम होगा, और यहाँ यूट्रोफिक के केस में इंक्रीज हो जाएगा माइक्रोबियल बायोमास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या देख पा रहे हैं, ये ऑलिगोट्रॉफिक है, ये यूट्रोफिक है, यहाँ पे क्लियर ब्लू वाटर है, यहाँ पे एल्गी दिखने के लिए मिल रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो लोअर बहुत डीपर लेवल में भी कुछ जो है क्या है फिशेस वगैरह है, यहाँ देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रॉफिक और यूट्रोफिक को, तो यहाँ पे क्या रहे, न्यूट्रिशन बहुत कम है, यहाँ पे एबंडेंट न्यूट्रिशन है, और लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यहाँ पे हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यहाँ टर्बिडिटी कम है, ऑक्सीजनेशन जो है डेप्थ पे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लो ऑक्सीजनेशन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ लो है ऑलिगोट्रॉफिक में, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है यहाँ हाई मिलेगा, ठीक है। ये सब भी चीज़ हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। देन अब देखते हैं यूट्रोफिकेशन मिटिगेशन टेक्निक। तो अगर यूट्रोफिकेशन हो गया तो क्या क्या किया जा सकता है, तो हमने देख लिया ऑलरेडी कि यूट्रोफिकेशन के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एबंडेंट न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, और इसकी वजह से बहुत प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसके लिए है फाइटोरिमेडियन, मतलब कि प्लांट्स का यूज़ किया जा रहा है ताकि रिमूव किया जा सके कंटामिनेंट को, कहाँ से, सॉइल से और वाटर से। देन एस्चुरीन वेजिटेशन, मैंग्रोव्स और अदर वेटलैंड वेजिटेशन जो है, यहाँ अगर हम देखें तो नेचुरली कैरी आउट फाइटो रिमेडिएशन, तो ये सब जो है नेचुरली क्या कर सकते हैं, फाइटो रिमेडिएशन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ प्लांट का यूज़ किया जाता है ताकि कंटामिनेंट्स को क्या किया जा सके, सॉइल और वाटर से हटाया जा सके। देन फाइटो एक्सट्रैक्शन, ठीक है, या फाइटो एक्यूमुलेशन, तो ये क्या होता है कि कंटामिनेंट्स जो है यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं कहाँ पे, रूट्स में, लीव्स में और अबव ग्राउंड शूट्स ऑफ द प्लांट। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइटो मीन्स प्लांट होता है, और फाइटो एक्यूमुलेशन समझ ही पा रहे हैं कि यहाँ क्या हो पा रहा है कि जो भी कंटामिनेंट्स है ये एक्यूमुलेट हो जाता है रूट्स में, लीव्स में और अबव ग्राउंड शूट्स में प्लांट के, ठीक है। देन वाटर हायासिंथ क्या है, एक एक्वेटिक वीड है जो कि क्या कर सकता है, क्लीन कर सकता है वाटर को, क्लींस वाटर बाय एब्जॉर्बिंग टॉक्सिक मटीरियल एंड हैवी मेटल्स। तो वाटर हायासिंथ के पास क्या प्रॉपर्टी है, ये एक्वेटिक वीड ही है, ये वाटर को क्लेंस कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा टॉक्सिक मटेरियल को और हैवी मेटल को। तो ये हमने इन जनरल थोड़ा सा देखा, डीप में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में, ठीक है, बाद में। तो अभी ये जो है आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलरेडी यूट्रोफिकेशन, और अगर नहीं किया है तो वी विल कवर। और मुझे जहाँ तक याद है कि आई थिंक हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में कहीं तो पढ़ा है, ठीक है। देन अब देखते हैं एस्चुरी, ठीक है। एस्चुरी क्या है, तो जो है एस्चुरी को के बारे में अगर हम देखें तो ये पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल एरिया है ऑफ ब्रैकिश वाटर। तो एस्चुरी में ब्रैकिश वाटर होता है, मतलब यहाँ सैलिनिटी ना इन बिटवीन होता है, बीच में, मतलब 0 to 35 ppt हो सकता है, ठीक है। फ्रेश वाटर देखें तो यहाँ पे काफ़ी कम होता है सैलिनिटी, और यहाँ पे 0 to 35 हो सकता है। तो
फॉर्म्ड वेयर रिवर स्ट्रीम्स मीट द सी। तो ये कब बनेगा, जैसे कोई रिवर है या स्ट्रीम है, ये आके कोई सी से मिल रहा है, ठीक है, तब जाकर ये इस टाइप से कुछ एस्चुरीज बनता है, ठीक है। तो मिक्सिंग फ्रेश वाटर कैरिंग फर्टाइल सिल्ट विथ सॉल्ट वाटर, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें एस्चुरीज देखने के लिए मिलता है रिवर माउथ्स पे, कोस्टल बेस पे, टाइडल मार्शेस, लगून्स हो गया, डेल्टा हो गया, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है कि क्या हो सकता है, एस्चुरी बन सकता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा एस्चुरी, फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरी को देख लेते हैं। तो ये बनेगा क्योंकि ड्यू टू राइज इन सी लेवल, कि सी लेवल अगर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, मूवमेंट होता है सैंड बार्स का, ग्लेशियल और टेक्टोनिक प्रोसेसेस की वजह से, टाइडल एक्शन की वजह से ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है एस्चुरी। और टाइडल बोर्स इन नैरो एस्चुरी, अगर टाइडल बोर हुआ नैरो एस्चुरीज में, तो इससे क्या होगा, डैमेज हो सकता है एस्चुराइन इकोलॉजी, ठीक है। तो आपको अगर पता है कमेंट सेक्शन में बताइए टाइडल बोर क्या है, और अगर नहीं पता है तो आई थिंक हमने ज्योग्राफी में इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। सो अब कुछ देखते हैं कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है एस्चुरीज का। तो ये जो है मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, मोर प्रोडक्टिव देन अदर वेटलैंड्स ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रेश वाटर और सलाइन जोन दोनों मिक्स हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैराइन ऑर्गेनिज्म और मैराइन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बोथ इकोसिस्टम मीट, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक तरीके का ये ट्रांजिशन जोन है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनिज्म आपको या मोर प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलता है, मैराइन ऑर्गेनिज्म दोनों साइड के, दोनों इकोसिस्टम के यहाँ मिलते हैं, ठीक है। देन रिफ्यूजी फ्रॉम द ओपन सी, तो मिनिमल वेव एक्शन की वजह से क्या होता है, एस्चुरी जो है एक आइडियल लोकेशन हो जाता है एक्वेटिक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ क्या होता है, एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट विंड एंड साइक्लोन, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा रोल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रिफ्यूजी फ्रॉम ओपन सी मतलब जो मिनिमल वेव एक्शन है यहाँ पे, इसीलिए एस्चुरी क्या बन जाता है, आइडियल बन जाता है कि एक्वेटिक स्पीसीज आके यहाँ पे सर्वाइव कर सके। देन प्रेसिपिटेशन ऑफ क्ले एंड एलुवियम, तो ये जो मैंग्रोव यहाँ पे हैं, ठीक है, ये मैंग्रोव्स क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं सस्पेंडेड मड को और सैंड को, इससे होता है फिर डेल्टा का फॉर्मेशन। क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन यहाँ पे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इस तरीके से जो मड वगैरह है ये सब जमा हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से रिवर का फ्लो हो रहा है, तो धीरे धीरे जो है ना डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये तो सी है, ठीक है। तो इस तरीके से डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो भी मैंग्रोव लीव्स है, रूट्स है, ऑर्गेनिजम्स है, तो जब ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, या डिकम्पोज हो जाते हैं, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसकी वजह से फिर न्यूट्रिएंट्स जो है बैक सॉइल में आता है और वाटर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि प्लांट फिर क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को, जो भी मेराइन ऑर्गेनिज्म है, फिश है, क्रैब है, तो ये भी बेनिफिट इससे करता है। तो ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं सेडिमेंट को, बफर कोस्टल एरियाज और एक्ट्स एज ए नेचुरल वाटर फिल्टर्स, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं पॉल्यूटेंट्स को। तो ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं। देन अब नेक्स्ट देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एस्चुरीज, कि आखिर एस्चुरीज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स अलोंग एस्चुरीज एंड कोस्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 60% जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन यहीं पे है। देन रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इंक्लूडिंग जो फिशरीज है या अदर एक्वेटिक लाइफ है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिच है। और ये आइडियल लोकेशन है किस चीज़ के लिए, पोर्ट्स के लिए और हार्बर्स के लिए। एस्चुरीज क्या है, आइडियल है पोस्ट के लिए, पोर्ट्स के लिए और हार्बर्स के लिए। एस्चुरीज क्या है, डीप है, वेल प्रोटेक्टेड है फ्रॉम मेराइन ट्रांसग्रेशंस। देन एस्चुरीन वेजिटेशन, ठीक है, एस्चुरीन वेजिटेशन। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स अगर देखें तो सैलिनिटी एंड फ्लडिंग जो है ये डिटरमाइन करता है कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डाइवर्सिटी होगा और डेंसिटी होगा ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और डाइवर्स हैबिटाट
हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें एस्चुरिन वेजिटेशन को तो डाइवर्स हैबिटाट है, जैसे कि मैंग्रोव है, सॉल्ट मार्सेस है, सी ग्रास है, मड फ्लैट्स है, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि वुड स्टॉक है, पेलिकन्स है, कॉनिफेरस एंड डेसिडुअस ट्रीज है, बटरफ्लाइज है। देन एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स में अगर हम देखें तो सी टर्टल्स हो गया, सी लायंस हो गया, सी कैटफिश हो गया, सी ग्रासेस हो गया, ठीक है, सॉल्ट ग्रासेस, सी ग्रासेस और बलरश वगैरह। देन फाइटोप्लैंक्टन भी है, इसमें इंक्लूड है डायटम्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सी कोस्ट के पास एल्गी और सी ग्रासेस मिल रहा है। देन रिवर माउथ्स एंड डेल्टास के पास मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पे देखें तो एस्चुरिन वेजिटेशन जो है काफ़ी सारा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना वहाँ पे सैलिनिटी है, फ्लडिंग है या क्या है, तो ये सब कुछ डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ डाइवर्सिटी होगा और कहाँ कितना डेंसिटी होगा ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो अब इंडिया का एस्चुरिन इकोसिस्टम अगर देखें तो रिवर ड्रेनेज हमारे पास कितना है, 14 मेजर, 44 मीडियम एंड 162 माइनर रिवर जो है ड्रेन करता है सी में। ठीक है, देन लोकेशन देखिए अगर मेजर एस्चुरीज का, तो मेजोरिटी ऑफ मेजर एस्चुरीज आर ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो अगर हम देखें कि मेजर एस्चुरीज जो है तो वो ईस्ट कोस्ट में ही है, और जो एस्चुरीज वेस्ट कोस्ट में है वो स्मॉलर है। ठीक है, और ऑफन जो है मेजर सी पोर्ट लोकेशन है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि दोनों तरफ एस्चुरीज है, लेकिन जो ईस्ट कोस्ट की तरफ एस्चुरीज है या ये मेजर एस्चुरीज है, और जो वेस्ट कोस्ट में है वो एस्चुरीज जो है स्मॉलर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो मरमगांव पोर्ट जो है ऑन जुआरी एस्चुरीज, तो मरमगांव पोर्ट जो कि गोवा में है, ठीक है, ये कहाँ है, जुआरी एस्चुरी में है, वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, तो अगर हम कुछ कॉन्ट्रास्ट देख लें तो वेस्ट कोस्ट में जो एस्चुरीज है और ईस्ट कोस्ट में जो डेल्टाज है तो डिफरेंस देखते हैं। तो वेस्ट कोस्ट में एस्चुरीज ये डोमिनेंट फीचर है, और ईस्ट कोस्ट में डेल्टाज देखने के लिए हमें मिलता है। सेडिमेंट देखें तो वेस्ट कोस्ट में जो एस्चुरीज है इसमें लेस है, क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा है ना, तो जितना ग्रेडियंट होगा, ढलान होगा, तो वहाँ पे लेस होगा सेडिमेंटेशन, और यहाँ पे मोर है क्योंकि ये स्लोप इतना स्टीप नहीं है, थोड़ा सा ऐसे जेंटल है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सेडिमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। देन पोर्ट सूटेबिलिटी देखें तो ये जो एस्चुरीज है ना, यहाँ पे पोर्ट सूटेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि ये हाई है और डीप एंड टाइडल है। और ईस्ट कोस्ट पे देखें तो पोर्ट का सूटेबिलिटी लो है। क्यों लो है, क्योंकि यहाँ पे शैलो है ड्यू टू सिल्टेशन, सिल्ट बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेडिमेंट ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे अच्छा जो है पोर्ट के लिए सूटेबल लोकेशन ये नहीं है ईस्ट कोस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या थ्रेट है एस्चुरिन इकोसिस्टम को। तो अगर वाटर फ्लो में कुछ चेंजेस होता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन टू द कैचमेंट्स, ठीक है, अगर कैचमेंट्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है तो इसकी वजह से वाटर फ्लो में भी बदलाव होता है, जैसे हुगली, गोदावरी, पुलिकट में ऐसा देखा गया है। देन पॉल्यूशन की वजह से, जैसे इंडस्ट्रीज से सिटी सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बाद फीडिंग स्टॉक फिश एंड प्रॉन्स इन पेन्स जैसे कि चिलिका। ठीक है, देन नेविगेशन एंड ड्रेजिंग, ठीक है, तो ड्रेजिंग और शिपिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है हुगली में। देन अर्बन एंड रूरल एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन हो रहा है सेटलमेंट का, माइनिंग का, इंडस्ट्रीज का, एग्रीकल्चर का, सॉलिड वेस्ट डंप हो रहा है, तो ये अफेक्ट करेगा एस्चुरी के हेल्थ को, एस्चुराइन हेल्थ को। देन इंटेंसिव एक्वाकल्चर, अगर एक्वाकल्चर हो रहा है इन पेन्स तो ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा माइग्रेटरी रूट ऑफ फिश एंड प्रॉन्स को। ठीक है, ये चिलिका और पुलिकट में ये सब प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। अगर एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर होगा तो जो माइग्रेटरी रूट है फिश और प्रॉन्स का वो तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू प्रॉन सीड कलेक्शन यूजिंग स्मॉल मेस्ट नेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि जो प्रॉन सीड कलेक्शन के लिए जो स्मॉल मेस्ट नेट वगैरह को यूज़ किया जाता है, मछली वगैरह इन सारी चीज़ों को पकड़ने के लिए, तो इसके वजह से भी बायोडाइवर्सिटी जो है डिस्ट्रक्ट होता है। देन सबमर्जेंस, अगर वाटर लेवल राइज कर रहा है तो इसकी वजह से सबमर्जेंस हो जाता है कैचमेंट एरियाज़ का। ठीक है, देन देखते हैं लगून के बारे में कि लगून क्या है। तो एक स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर, तो लगून जो है सॉल्ट वाटर का ही स्ट्रेच है जो कि सेपरेट हो जाता है सी से बाय
अ लो सैंड बैंक और कोरल रीफ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सी से पूरा सेपरेट हो चुका है, जिसको कि हम कह रहे हैं लगून की। यहाँ पीछे आप सी देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है कि जो ये कोरल रीफ है या सैंड बैंक की वजह से ये सेपरेट हो चुका है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें बैक वाटर्स इन केरला, जहाँ पे कि सी वाटर फ्लो करता है। कैसे? सी वाटर फ्लोज इनवर्ड थ्रू अ स्मॉल इनलेट्स, और इस तरीके से स्मॉल इनलेट से सी वाटर आ रहा है। ठीक है, सी वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन इस तरीके से क्या बन रहा है, ये लगून बन जा रहा है। ठीक है, देन वाटर का कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो ये सैलोवर होगा और स्लगिश वाटर फ्लो होगा कंपेयर्ड टू फास्ट फ्लोइंग वाटर इन इस्चुरीज। तो यहाँ पे सैलोवर होगा, स्लगिश वाटर फ्लो होगा। अगर इस्चुरीज में देखें तो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है। देन लगून का लोकेशन और सिग्निफिकेंस देखें तो चिलिका लेक उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकिश वाटर लगून है, और कौन सा रिवर इसको फीड करती है चिलिका लेक को, तो दया रिवर। ठीक है, एंड वारगवी रिवर, वारगवी एंड दया रिवर इसको फीड करती है। सिग्निफिकेंस देखें तो एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है और मेजर स्टॉप फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स है ये, और इसका अगर हम देखें तो रिच बायोडाइवर्सिटी है। देन कलीवेली लेक जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, टाइप देखें तो वेटलैंड एंड लगून है। रिवर्स फीडिंग इट, तो यहाँ अगर देखें तो कौन सी रिवर इसको फीड कर रही है, तो लोकल रन ऑफ और मॉनसूनल रेन से। कलीवेली लेक जो कि तमिलनाडु में है, ये वेटलैंड और लगून है। सिग्निफिकेंस देखें तो ये रामसार वेटलैंड साइट है और इसको बर्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। देन कायम कुलम कयाल जो कि केरला में है। ठीक है, ये भी क्या है, लगून है, और कौन सी रिवर फीड कर रही है इसको, तो पंबा एंड अचन कोविल। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये अचन कोविल। और सिग्निफिकेंस देखें तो ये मेजर लगून है केरला में और फिशरीज़ के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मुथुपेट लगून जो है तमिलनाडु में है, ये कोस्टल लगून है। इसको कोरियार और पमानियार रिवर फीड कर रही है। कौन सी रिवर, कोरियार एंड पमानियार। सिग्निफिकेंस देखें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, बायोडाइवर्सिटी और इन सारी चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये लोकल फिशरीज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन पुलिकट लेक, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में पड़ता है पुलिकट लेक, और ये ब्रैकिश वाटर लगून है। ठीक है, ये भी क्या है, लगून है ये पुलिकट लेक, और इसको जो है कौन सी रिवर फीड कर रही है, तो अरानी और कलंगी। ठीक है, अरानी और कलंगी रिवर इसको फीड कर रही है। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट लगून है, वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट लगून, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड और फिशरीज़ के लिए। देन देखते हैं वेम्बनाड लेक जो कि केरला में है, ये फ्रेश वाटर विथ लगून फीचर्स। ठीक है, इसको जो है रिवर, कौन सी रिवर फीड कर रही है, तो मीनाचिल, पंबा और अचन कोविल रिवर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस देखें तो लॉन्गेस्ट लेक है केरला का। वेम्बनाड लेक क्या है, तो ये इस तरीके से लॉन्गेस्ट लेक है, इकोलॉजी के लिए, टूरिज्म के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, कंटेन्स कुत्तनाद द राइस बोल ऑफ केरला। तो राइस बोल ऑफ केरला यहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। सो चिलिका लेक सबसे इंपॉर्टेंट, ये उड़ीसा में है, ब्रैकिश वाटर लगून है, दया एंड वारगवी रिवर फीड कर रही है, और ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। इसीलिए चिलिका के बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ठीक है, देन कलीवेली लेक तमिलनाडु में है, ये वेटलैंड और लगून टाइप अगर देखें तो वेटलैंड और लगून है। ठीक है, देन कायम कुलम कयाल ये केरला में है। ठीक है, पंबा और अचन कोविल रिवर इसको फीड कर रही है। देन मुथुपेट लगून ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कोस्टल लगून है। रिवर कोरियार और पमनियार। ठीक है, देन पुलिकट लेक ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ब्रैकिश वाटर लगून है, और ये वन ऑफ द इंडिया का लार्जेस्ट लगून है। देन वेम्बनाड लेक अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर लेक जो है ये है, लगून की तरह इसका फीचर है, और ये लॉन्गेस्ट लेक है केरला में। और रिवर कौन सी फीड कर रही है, मीनाचिल, पंबा और अचन कोविल। ठीक है, अब मैंग्रोव्स के बारे में देख लेते हैं। मैंग्रोव्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन देखें मैंग्रोव्स का, तो सॉल्ट टॉलरेंट हेलोफाइट्स है, एवरग्रीन श्रब्स है ये, और स्मॉल ट्रीज। तो श्रब्स भी कह सकते हैं, स्मॉल ट्रीज भी कह सकते हैं, एवरग्रीन है, ये बात नाम याद रखना है। और ये सॉल्ट टॉलरेंट्स होता है, मीन्स हेलोफाइट होता है। हाइट देखे तो काफ़ी वेरी करता है, मतलब 8 से 20 मीटर तक हाइट हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक देखे तो लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये, मतलब शी शोर के पास ही ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ मैंग्रोव्स जो है होता है। ठीक है, देन हैबिटाट और ग्रोथ कंडीशंस अगर देखें तो ये कहाँ
ग्रो करता है, बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड। तो कहाँ जो है ग्रो करता है, बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड। बेस्ट लोकेशन अगर देखें तो एबंडेंट सिल्ट जो है कहाँ पे ये ग्रो होता है, जहाँ पे एबंडेंट सिल्ट जो है लाया जाता है रिवर के द्वारा। जैसे अगर ये पोर्शन है, यहाँ पे काफ़ी सारा सिल्ट है, तो यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। और बैक शोर ऑफ एक्रेटिंग सैंडी बीचेस, और सैंडी बीचेस के बैक शोर में भी मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा, ज़्यादातर हमें ब्रैकिश वाटर्स ऑफ शेल्टर्ड लो लाइंग कोस्ट में मिलेगा, एस्चुरीज में, मड फ्लैट्स में, टाइडल क्रीक्स में, बैक वाटर्स में, मार्शेस में और लगून्स में, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये मिलेगा। देन प्रोडक्टिविटी का रैंकिंग अगर हम देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, तो मैंग्रोव का है, देन ग्रासलैंड का है, देन लेक्स का है, और ओशियंस का सबसे कम है। आई थिंक हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा भी है, तो ओशियंस का सबसे कम है। देन ये खराई कैमल के बारे में पूछा गया था, तो खराई कैमल क्या है, एक ब्रीड है जो कि इंडिया में मिलता है, और ये कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर तक जो है सी वाटर में स्विम कर सकता है, और ये ग्रेज करता है मैंग्रोव्स के ऊपर। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर, मैंग्रोव्स के ऊपर। ये 2016 में पूछा गया था, और शायद इस पर एक और स्टेटमेंट भी था कि इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है। तो इस टाइप का स्टेटमेंट भी गलत होता है कि आप कह रहे हैं कि खराई कैमल को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से है। देन अब देखते हैं मैंग्रोव कैसे कैसे अडेप्ट करता है। तो सक्लेंट लीव्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लीव्स जो है थिक होता है, जो कि स्टोर करता है वाटर को, और इससे क्या होता है, वाटर लॉस रिड्यूस होता है थ्रू एवापो ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पे वाटर लॉस क्या होता है, कम से कम होता है, क्योंकि थिक लीव्स है जो कि वाटर को स्टोर करता है। इस सनकेन स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा जो है इम्बेडेड है कहाँ पे, डीपर इन लीफ टिश्यूज़ में, जिससे कि क्या हो रहा है, मिनिमाइजेज एक्सपोजर टू ड्राइंग विंड। जो ड्राई विंड है उससे कम से कम एक्सपोजर हो तो मॉइस्चर लॉसेज यहाँ पे कम होगा। देन सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स जो है लीव्स में पाया जाता है, जो कि फ्लश आउट कर देता है जो भी एक्सेस सॉल्ट है उसको, और इसकी वजह से जो है ये क्या इनेबल करता है, सर्वाइवल इन सलाइन इन्वायरमेंट, कि सलाइन इन्वायरमेंट में सर्वाइवल करना क्या होता है, आसान होता है। देन एरियल ब्रीदिंग रूट्स, जैसे कि न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, तो ये क्या है, ब्लाइंड रूट्स है जो कि क्या करता है, एक्सटेंड अबव द सॉइल और वाटर सरफेस। ठीक है, तो एरियल ब्रीदिंग रूट भी होता है न्यूमेटोफोर्स, ये जो हम देख पा रहे हैं ना, ये ऊपर में जो ये जड़ है एकदम से ऊपर ऊपर, ठीक है, ये सब इतना एक्स्ट्रा क्या देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स। ओके, तो ब्लाइंड रूट जो कि एक्सटेंड करता है अबव द सॉइल और वाटर, सॉइल और वाटर से ऊपर तक होता है, जिससे कि मैंग्रोव क्या कर सकता है, ब्रीद कर सकता है एन एरोबिक सिचुएशन में भी, अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन है तब भी जो है क्या कर सकता है, मैंग्रोव जो है ब्रीद कर सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें विविपेरस रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या मतलब है कि जो सीड्स और एम्ब्रायोज है ये जर्मिनेट होते हैं वाइल अटैच्ड टू द पेरेंट ट्री। मतलब होता क्या है, जो मैंग्रोव्स है तो इसमें जो है सीड स्टार्ट कर देते हैं जर्मिनेटिंग, जबकि ये अटैच ही होते हैं पेरेंट प्लांट से तब, तो इसको हम विविपेरी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंग्रोव बहुत हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे सॉल्टी वाटर, अनस्टेबल मड। तो अगर सीड नॉर्मली अगर गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे अगर ये मैंग्रोव है और यहाँ से अगर नॉर्मली सीड गिर जाएगा तो क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए पेरेंट प्लांट में ही क्या होता है, ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, इससे कि उनका चांस क्या होता है, सर्वाइवल का बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सर्वाइवल इन हार्श इन्वायरमेंट। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं आफ्टर मैच्योरेशन, फिर ये वाटर में गिरते हैं और सॉइल में, और फिर कंटिन्यू ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये है। देन मैंग्रोव में काफ़ी सारा रूट होता है, तो ठीक है, देखते हैं मैंग्रोव का रूट किस तरीके से अडेप्ट करता है। तो एक हो गया स्टिल्ट और प्रॉप रूट। तो इसमें क्या है, फाइब्रस रूट ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्टेबलाइज करता है ट्रीज़ को, ताकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन या टाइडल फ्लोज हो तो उसके अगेंस्ट भी स्टेबलाइज करता है। ठीक है, देन बटरेसेस, तो यहाँ पे लार्ज वाइड सपोर्ट रूट होता है बेस में, इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है ऑफ शैलो रूटेड मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, देन एडवेंशियस रूट, एडवेंशियस रूट मतलब रूट्स लाइक प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट इमर्ज फ्रॉम द ट्रंक अबव ग्राउंड। ठीक है, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ट्रीज इन सॉफ्ट वाटर लॉग्ड
सॉइल में। तो जो ये एडवेंटिशियस रूट्स होता है, ठीक है, जैसे कि रूट्स लाइक प्रॉप या स्टिल्ट, ये इमर्ज कहाँ करता है, फ्रॉम द ट्रंक से अबव ग्राउंड, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। रूट्स डिजाइन टू कॉम्बेट स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन, मतलब बेसिकली आपको याद रखना ये सब अगर आ जाता है जैसे एडवेंटिशियस रूट, बटरेस रूट्स, स्टिल्ट एंड प्रॉप रूट्स, तो याद रखना है ये सब मैंग्रोव से रिलेटेड है और ये कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम है, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये वेव एक्शन से बच सके, डाययूर्नल टाइडल इनंडेशन के टाइम पे भी, और रेस्पिरेशन चैलेंजेस जो होता है, क्योंकि ये सॉइल क्या है, ये तो ऑक्सीजन पुअर सॉइल है ना, तो ऑक्सीजन पुअर सॉइल में ये सर्वाइव कर सके, ठीक है। देन कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक रूट एडेप्टेशन भी होता है, ठीक है, जैसे आर्चिंग प्रॉप रूट्स जो है ये पाया जाता है राइजोफोरा स्पीसीज में और एक्सटेंड इनटू वाटर फॉर स्टेबिलिटी। देन वर्टिकल न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, फाउंड इन एविसीनिया, प्रोट्यूड वर्टिकली फॉर ऑक्सीजन इनटेक, ठीक है। तो स्पीसीज स्पेसिफिक रूट एडेप्टेशन भी होता है। आर्चिंग प्रॉप रूट होता है जो कि पाया जाता है किसमें, राइजोफोरा स्पीसीज में पाया जाता है, ठीक है। और फिर वर्टिकल न्यूमेटोफोर्स भी होता है जो कि एविसीनिया में पाया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ है। देन अब अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है इंडिया में, तो वेस्ट बंगाल में 42.6% है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखें तो उसके बाद कहाँ है, गुजरात में 23.7 है, ठीक है। देन अंडमान में 12.4 है। देन आंध्र प्रदेश में 6.4, महाराष्ट्र में 6.4, उड़ीसा में 5.0 और तमिलनाडु में 1%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। देन गुजरात में है, ये तो आप याद रख सकते हैं। देन तीसरा भी आप याद रख सकते हैं कि ये अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देख लेते हैं ISFR का जो 2023 का रिपोर्ट है, तो उसमें मैंग्रोव के बारे में क्या कहा गया है। तो अगर हम देखें तो डिक्रीज़ इन मैंग्रोव कवर, कि मैंग्रोव कवर में डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, कितना 7.43 स्क्वायर किलोमीटर जो है ड्रॉप हुआ है 2021 से। और कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है मैंग्रोव, तो कौन से स्टेट में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। और कहाँ डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, तो गुजरात और अंडमान निकोबार आइलैंड में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट इंक्रीज कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, और लार्जेस्ट डिक्लाइन हुआ है गुजरात में, ठीक है। ये कुछ चीज़ है, तो यहाँ आप याद रख सकते हैं कि हमें मैंग्रोव कवर जो है कम देखने के लिए मिला है, और कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, और कहाँ डिक्रीज हुआ है, गुजरात में और अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। और लार्जेस्ट इंक्रीज अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में, और लार्जेस्ट डिक्लाइन गुजरात में। देन अब नेक्स्ट देखते हैं मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस, ठीक है। तो सुंदरबंस में जो मैंग्रोव है मैम, का अगर ओरिजिन देखें तो इसको डिराइव किया गया है सुंदरी मैंग्रोव ट्री से, और ये लार्जेस्ट ब्लॉक में टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, जो टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव है यही देखने के लिए मिलता है। देन इको जोग्राफी अगर देखें तो टाइडल इफेक्ट क्या कर रहा है, रेज बेड लेवल्स और फॉर्म न्यू आइलैंड्स एंड क्रीक्स, ठीक है। देन टाइगर हैबिटाट ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट आर होम टू रॉयल बंगाल टाइगर। तो जो यहाँ पे अगर देखें सुंदरबन में, तो ये एक ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि होम है किसका, रॉयल बंगाल टाइगर्स का। देन मेजर फाउना देखें तो यहाँ पे क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि इंडेंजर्ड है। देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है जो कि लीस्ट कंसर्न है। देन रिवर टेरापिन है, ऑलिव रिडले टर्टल है, ठीक है, गंगेज रिवर डॉल्फिन है, हॉक्स बिल टर्टल है, मैंग्रोव्स हॉर्सशू क्रैब्स है, ठीक है। देन मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ईस्ट कोस्ट में अगर देखें तो भितरकनिका जो है उड़ीसा में, ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ब्राह्मणी और बैतरानी रिवर डेल्टाज में, ठीक है। तो भितरकनिका कहाँ, ये जो मैंग्रोव है, ठीक है, उड़ीसा में, तो ये ब्राह्मणी और बैतरानी रिवर डेल्टाज में। देन गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक रीजन आंध्र प्रदेश में भी है। देन पीचावरम और वेद्रानियम, ठीक है, तो ये डिग्रेड अभी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्वाकल्चर पॉन्ड्स और सॉल्ट पंस की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, तो महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, तो यहाँ पे जो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में वेस्ट साइड में जो है, ये मोस्टली क्या देखने के लिए मिल रहा है, स्क्रबी स्टंटेड है, छोटे हैं, डिग्रेडेड है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जा रहा है, अलॉन्ग इंटरटाइडल रीजन्स ऑफ स्टूरीज एंड क्रीक्स में, ठीक है। देन केरला में
स्पार्स और थिन मैंग्रोव कवर है। देन गुजरात में अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में गल्फ ऑफ कच्छ एंड कोरी क्रीक में पाया जाता है, और ये कहाँ लोकेटेड है, इन द प्लियो डेल्टा ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, तो ये जो है कभी पार्ट हुआ करता था किसका, इंडस डेल्टा का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात में, मुंबई में है रत्नागिरी, गोवा मैंग्रोव्स, गिव मी अ मोमेंट, ओके, तो मुंबई में, देन रत्नागिरी, देन गोवा मैंग्रोव्स, देन कारवार, ठीक है, कन्नूर, ठीक है, ये सब भी, और यहाँ पे पुन्ना कयाल या तूथी कोड़ी, ठीक है, ये तमिलनाडु में पुन्ना कयाल और तूथी कोड़ी, कन्नूर ये कहाँ, केरला में। ठीक है, देन कारवार, गोवा मैंग्रोव्स, रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी कहाँ पे है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में, देन मुंबई, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ। देन इधर अगर हम ईस्ट कोस्ट की तरफ देखें तो सुंदरवन जो कि लार्जेस्ट है, देन भितरकनिका, देन महानदी डेल्टा में, देन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स, ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, और फिर पीचावरम, ठीक है, और मुथुपेट यहाँ पे भी है। ठीक है, पीचावरम, मुथुपेट, तो इस तरीके का बटरेस रूट होता है, अभी हमने पढ़ा था। देन न्यूमेटोफोर्स इस तरीके का होता है, और प्रॉप और स्टिल्ट रूट आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊंचा और काफ़ी ऊपर जो है इस तरीके से है। ठीक है, स्टिल्ट रूट। ठीक है, तो ये हमने कुछ रूट्स का भी देख लिया। प्रॉप रूट्स ये इस तरीके से उठा हुआ प्रॉप रूट्स है। ठीक है, मतलब रूट्स आपको काफ़ी बाहर और दूर तक देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फेमस हमने देख लिया, सुंदरबन है, वितरकनिका उड़ीसा में, महानदी डेल्टा यहाँ भी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स, देन अंडमान एंड निकोबार, पीचावरम, वेलालार, कोलेरून वेटलैंड, मुथुपेट, ठीक है, ये सब कहाँ है, सब ये तमिलनाडु में है, पीचावरम और मुथुपेट। ठीक है, और पुन्ना कयल, तूथुकोड़ी ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल स्टेटस ऑफ मैंग्रोव्स। ठीक है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ मैंग्रोव्स को देख लेते हैं। तो ये सब कुछ डेटा है, इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझ लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है कितना, लगभग 1/3 ऑफ ग्लोबल मैंग्रोव कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में ही है। और इंडोनेशिया में देखें तो अलोन 21% ग्लोबल मैंग्रोव एरिया कहाँ है, इंडोनेशिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप याद रखें तो साउथ ईस्ट एशिया में 1/3 ऑफ ग्लोबल मैंग्रोव है, उसमें से भी 21% तो अकेले इंडोनेशिया में ही है। ठीक है, देन अगर कंट्री वाइज कंसंट्रेशन देखें तो 40% से ज़्यादा 4 कंट्री में है। ठीक है, 4 कंट्रीज़ में है। तो इंडोनेशिया में कितना, 19%, ब्राज़ील में 9%, देन नाइजीरिया में है, देन मैक्सिको में। तो आप इंडोनेशिया को याद रख सकते हैं, ब्राज़ील को याद रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के पास सबसे ज़्यादा है, तो इंडोनेशिया के पास सबसे ज़्यादा है, इतना तो आप याद रख सकते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में कितना है, लगभग 1/3 ऑफ ग्लोबल मैंग्रोव्स है। ठीक है, देन जियोग्राफिकल एक्सटेंट अगर देखें तो ये कन्फाइंड है कहाँ पे, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स। तो मीन्स ये वार्म जो है एरिया में ही मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, इंटरटाइडल कोस्टल रीजन्स में। कहाँ पे, इंटरटाइडल कोस्टल रीजन में। तो अगर लैटिट्यूडनल रेंज अगर देखें तो 24 डिग्री नॉर्थ टू 38 डिग्री साउथ, कहाँ पे, 24 डिग्री नॉर्थ की तरफ से 38 डिग्री साउथ तक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एरिया कि जोग्राफिकल एक्सटेंट की, यहाँ पे कहाँ तक कन्फाइंड है, तो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स कहाँ मिलता है, इंटरटाइडल कोस्टल रीजन में। लैटिट्यूडनल रेंज क्या है, 24 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। देन अब देखते हैं कि आखिर रीज़न क्या है ट्रॉपिकल रेस्ट्रिक्शन का, क्यों ये ट्रॉपिक्स में ही पाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि मैंग्रोव है क्या, ये एनर्जी इंटेंसिव एडेप्टिव मैकेनिज्म है इसका। इसमें क्या है, एनर्जी इंटेंसिव एडेप्टिव मैकेनिज्म है, इसके लिए हाई सोलर रेडिएशन चाहिए। ठीक है, देन अगर इम्पैक्ट देखें मैंग्रोव्स का तो ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। तो अगर इसको देखें तो ये अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ग्लोबली, ये रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक स्पीसीज़ को ये प्रोवाइड करता है फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग ग्राउंड्स काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। देन कोस्टल प्रोटेक्शन अगर देखें तो ये नेचुरल बैरियर्स की तरह काम करता है अगेंस्ट सुनामीज, साइक्लोन स्टॉर्म सर्जेस और इरोजन के टाइम पे। तो मीन्स ये कोस्ट को प्रोटेक्ट भी करता है, और इसका जो रूट सिस्टम है ये स्टेबलाइज करता है शोर लाइन को और डिसिपेट करता है वेव के एनर्जी को। तो इसका क्या काम है, कोस्ट को प्रोटेक्ट करता है। देन लैंड एक्रीशन, तो ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है वाटर फ्लो को और इनकरेज करता है सेडिमेंट डिपोजिशन को। ठीक है, तो लैंड एक्रीशन
देखें अगर तो ये क्या कर रहा है कि वाटर फ्लो को जो है स्लो डाउन कर रहा है और सेडिमेंट डिपोजिशन इसकी वजह से हो पाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, नया लैंड बन पाता है फिर। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर नया लैंड बन पाता है, लैंड एक्रीशन जोन। यहाँ हो क्या रहा है कि वाटर फ्लो को, जब वाटर अगर स्पीड से नहीं जा रही है, अगर वाटर स्लो है तो इसमें क्या होगा, सेडिमेंट डिपॉजिट हो पाएगा। देन फ्लड को मॉडरेट करेगा। ठीक है, फ्लड मॉडरेशन का काम है, ये क्या करेगा, इनंडेशन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, कोस्टल लो लैंड्स का, और क्या करेगा, मॉडरेट करेगा मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स को, मीन्स फ्लड को भी मैनेज करेगा, सिंपल सी बात है। देन राइपेरियन बफर, तो नेचुरल बफर की तरह एक्ट करता है अलॉन्ग कोस्टल और एस्चुरीन जोन में। ठीक है, ये फिल्टर करेगा पॉल्यूटेंट्स को, मीन्स हैवी मेटल्स को सरफेस रन ऑफ से। ठीक है, और प्रिवेंट करेगा पॉल्यूशन किसका, वाटर बॉडीज़ का। देन क्या करेगा ये, इसका क्या और यूज़ है, एड इन नेचुरल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, और ये सर्व करता है एज ए कार्बन सिंक, क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प है। और हैबिटाट है एक्वेटिक लाइफ का, ये सेफ जोन प्रोवाइड करता है ब्रीडिंग के लिए, स्पॉनिंग के लिए, रियरिंग ऑफ फिशेस के लिए और मैराइन स्पीसीज के लिए। लाइवलीहुड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है जो कोस्टल कम्युनिटीज़ रहते हैं तो उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे हनी, टेनिस, वैक्स, फायरवुड्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स एक्सेट्रा। तो लाइवलीहुड सपोर्ट भी है। तो काफ़ी सारा चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या कर रहा है, स्टेबलाइजिंग इरोडिंग बैंक्स, तो जो बैंक इरोड हो गया है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। फिल्टरिंग सेडिमेंटेशन फ्रॉम रन ऑफ, फ्लड कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है ये क्या है, ये राइपेरियन बफर है ये वाला। ठीक है, ये अपलैंड्स है, ये राइपेरियन एरिया हो गया, और ये क्या हो गया, स्ट्रीम चैनल। ठीक है, ये राइपेरियन बफर है, फिल्टर करता है न्यूट्रिएंट्स को, पेस्टिसाइड को और वेस्ट को एग्रीकल्चरल रन ऑफ से, ब्रेक डाउन करता है पॉल्यूटेंट्स को। तो ये बहुत सारा जो है यूज़ है। देन थ्रेट्स क्या है, तो अगर थ्रेट्स हम देखें तो एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर और सॉल्ट पॉन्ड्स की वजह से मैंग्रोव को क्लियर किया जा रहा है, श्रिम्प फार्मिंग की वजह से, मैरी कल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सॉल्ट पॉन्ड्स की वजह से। तो इसकी वजह से केमिकल कंटामिनेशन हो जाता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है और पॉल्यूटेंट्स का एंट्री हो जाता है कहाँ पे, फूड चेन में। ठीक है, और फिर कोस्टल डेवलपमेंट और लंबरिंग किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया जा रहा है, अगर कोस्टल डेवलपमेंट किया जा रहा है और लंबरिंग के लिए, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। ठीक है, किसके लिए, फॉर चारकोल, वुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। देन इसकी वजह से फिर क्या होता है, हैबिटाट लॉस हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होता है, फ्रेश वाटर का इम्बैलेंस होता है और हाइयर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी देखने के लिए मिलता है। देन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मैंग्रोव क्या करता है, रिलीज करता है स्टोर्ड कार्बन को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो अब हो क्या रहा है, अगर तो यहाँ पे क्या है, मैंग्रोव्स है तो क्या हो रहा है, ये स्टोर करके रखता है कार्बन को, लेकिन जब इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो इसमें जो भी स्टोर्ड कार्बन है वो रिलीज हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग वर्स हो जाता है। और देन राइजिंग सी लेवल, तो अब जब अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो इससे भी थ्रेट मैंग्रोव को पहुंच रहा है और इसकी वजह से हैबिटाट लॉस होता है और एंड रिड्यूस रेजिलियंस टू सैलिनिटी इंट्रूजन्स, ये सब भी हो रहा है। देन रीप्लांटेशन का लिमिटेशन अगर देखें, फोकस किसके ऊपर है, सिंगल स्पीसीज प्लांटेशन के ऊपर, इसकी वजह से इफेक्टिवनेस घट जाता है। तो अगर हम देखें कि रीप्लांटेशन अगर किया जा रहा है, दोबारा लगाया जा रहा है, आखिर इसका लिमिटेशन क्या है रीप्लांटेशन का, तो फोकस कहाँ है, तो सिंगल स्पीसीज प्लांटेशन के ऊपर फोकस है, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और रीफॉरेस्टेशन अगर किया जा रहा है तो ऑफन फेल्स टू रेप्लिकेट ओरिजिनल हैबिटाट। अगर दोबारा से रीफॉरेस्टेशन किया भी जा रहा है तो क्या ओरिजिनल हैबिटाट की तरह हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और रीस्टोर कर पाना फुल इकोसिस्टम को, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए रीप्लांटेशन का भी लिमिटेशन है।